हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो, आगे आ जाओ यार, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, इतना पीछे मत रहो, जस्ट कम फॉरवर्ड। पीछे वाला जल्दी से, बच्चा लास्ट में जल्दी से आप आके स्पीड से। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो रक्षित, मयंक, धीरेन्द्र एंड अतुल, आयान, सौम्यदीप, अक्षिता, अनिरुद्ध, उज्ज्वल एंड एवरी वन ऑफ यू। हाँ बच्चों, ये बताओ, ये मिल गया आपको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो यार देखो, सीधा आज का जो ये लेक्चर है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं। जैसे वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि अपना अप्रोच क्या रहेगा। आज का जो ये मास्टर क्लास है इसका पर्पज़ ये है कि ओवरऑल केमिस्ट्री में, हाँ आ जाओ, ओवरऑल केमिस्ट्री में अपना क्या अप्रोच रहेगा वो तो अपने को देखना ही है, लेकिन सीधा अपन काम पे आ जाए, काम करें तो आई थिंक बेटर रहेगा, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत अपन करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। आज मिक्स्ड रहेगा, ध्यान रखिए। फिर ये मान लीजिए चैप्टर वाइज वो प्रॉपरली फिर बाद में हो गई है ना, पर आज का जो मामला है वो क्या है, मिक्स है, राइट। दूसरी बात, आप सभी को सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं रहना है, राइट। कई बार मैं देखता हूँ कई लोग बड़े दुखी आत्मा से रहते हैं, ना जाने जिंदगी में क्या हो गया हो। हाँ, मैं मानता हूँ आप में से कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी इस बार उतना अच्छा नहीं आया, कुछ का अच्छा आया है, वेरिएशन है, लेकिन याद रखिए रिजल्ट अच्छा आना या नहीं आना सबसे फंडामेंटल रीजन अपन खुद होते हैं, है ना। तो वो जिम्मेवारी जो है वो पहले खुद ले लो, एक्सेप्ट करो उसको, जहां पे भी गलती हमसे हुई है, क्योंकि लक की बजाय 99% गलतियां हमारी ही होती है, 99% चांसेस ये है, राइट। तो जिससे जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अब उसको लेके कोई बैठने का मतलब नहीं है। जिसका अच्छा हुआ है वो आगे सीखे और बढ़ाए, जिसका अच्छा नहीं है वो आगे बेटर करे, है ना। दुखी होके टेंशन लेके कोई कुछ होने नहीं वाला है उससे, राइट। लेकिन अब दिमाग में आता है कि सर फिर भी होता तो है, मानता हूँ वो बात मैं समझता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी यही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका रास्ता एक ही है जल्दी से आगे निकलने का, वो है काम शुरू करें, दैट इज द ओनली वे, है ना। तो सीधा अपन शुरू करते हैं कहानी। तो यार देखो, आज की इस मास्टर क्लास में बच्चों आई थिंक ऑनलाइन में सीपीपी अपलोड होगी, तो बच्चों आप भी अपनी सीपीपी को ले लीजिएगा। इसमें पता है अपन ने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और जब घर पे भी आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे आप सोचोगे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ आप भी करोगे, कुछ मैं भी करूंगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से ट्रांसफर कर दो, जिसको भी सीपीपी चाहिए देना है इधर। ये पीछे भी दे दो, एक बच्चे को पीछे भी चाहिए, पीछे ट्रांसफर करते जाओ, जल्दी से भाई, थोड़ा सा एग्रेसिव रहो यार, बिल्कुल ऐसे 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 ढीले डाले नहीं, और बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, है ना, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला मैं करके दिखाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करना, और फिर अपन ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब मिला के कैसे अपने को डील करना है अभी जो बचा हुआ समय है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपन ने मेनली जो इसमें लिए हुए ना क्वेश्चन आज की मास्टर क्लास में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं कहूंगा बहुत बहुत टफ है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आपको मजा आएगा। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन नॉर्मली मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो बहुत ही आसान होंगे वो आप जानते हो यार, वो तो मतलब हो ही जाने चाहिए होते हैं, एक बार हमारे साथ सब्जेक्ट हो जाए तो। थोड़े जहां पे फंसते हम ज्यादा हैं, उस तरह की चीजों को लेना बेटर रहेगा अपन सभी के लिए, है ना। तो यार देखो, जल्दी आओ चन्नू, जल्दी आओ। ये क्वेश्चन है ना, यहां पे इसमें SOCl2 एंड CH3OH के साथ रिएक्शन कराया हुआ है, ठीक है। कैसे सोचना है, अभी मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, अभी मैं ही करके दिखाऊंगा अभी, है ना, कुछ क्वेश्चन, तब तक आपका फिर फ्लो बनेगा, फिर आप भी करना। तो ये जो सवाल है, पहले तो सवाल का कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है कि सवाल है किस बारे में। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्लियरली एक कंपाउंड दिया है, उसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, आप देख सकते हो क्लियरली। यहां पे हमारे पास अमाइन भी है, साइक्लिक अमाइन, हमारे पास नॉर्मल अमाइन भी है, हमारे पास एसिड भी है।
लेकिन देखो ये क्या है, एक तरह से अमीनो एसिड है। अब यहां पे SOCl2 भी दिया हुआ है, इसका नाम क्या होता है SOCl2 का? बोलो सभी, थायोनिल क्लोराइड। बोलो सभी, अरे बोलो, जान नहीं है क्या? हाँ, थायोनिल क्लोराइड। बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। थायोनिल क्लोराइड बड़ा अच्छा काम होता है, क्या करता है बात करते हैं। और साथ में हमारे पास CH3OH दोनों दिया हुआ है, मिथेनॉल भी दिया हुआ है। अब इन दोनों का रिएक्शन कराना है। एक बार ऑप्शंस, अब नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है, ऑप्शंस देख के एकदम से ऑप्शंस पे झपट्टा मारने की कोशिश होती है। लेकिन एक बार के लिए वो अप्रोच छोड़ो, पहले इंडिपेंडेंटली सोचो कि क्या हो सकता है। तो आप देखो SOCl2 का रिएक्शन होगा किससे? तो पहला डाउट ये आएगा, क्योंकि दो दो रिएजेंट दिए हुए हैं, तो डाउट ये आएगा कि किससे करें और किसको पहले रिएक्शन करें, क्योंकि ये मिथेनॉल का भी रिएक्शन हो सकता है और है भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो है इन द सेंस कि किससे रिएक्शन कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं, इससे कराऊं। तो कई बार क्वेश्चन देख के अंदाजा लग जाता है एक समय के साथ। देखो पहला रिएक्शन जो SOCl2 का होगा बच्चों, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें ये COOH को कन्वर्ट कर देता है COCl में। आप सभी को पता होगा PCl5 हो चाहे थायोनिल क्लोराइड हो, अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल क्लोराइड में COCl में कन्वर्ट करता है। इसका फायदा क्या होता है पता है आपको? इसका फायदा, मुनाफा ये होता है बच्चों कि यहां कार्बन पे डेल प्लस बढ़ जाता है और हेलोजन एक बेहतर लिविंग ग्रुप होता है और इस कारण अब इसका रिएक्शन मिथेनॉल के साथ बहुत ही फास्ट होगा। तो अब इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल जब यहां पे रिएक्शन करके हेलोजन को निकालेगा तो वहां पे उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं सिर्फ उसी पोर्शन को। वहां पे आ जाएगा COOCH3। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पे Cl निकला तो यहां पे जब OCH3 आया तो यहां से क्या मिला उसको? H और Cl मिलके क्या बना? HCl। क्या बनेगा बोलो? HCl एक पावरफुल एसिड है क्या? पावरफुल एसिड को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? बेस। क्या यहां बेस अवेलेबल है? जब इसको H+ मिलेगा तो NH2 विल बी कन्वर्टेड टू NH3+ और साथ में Cl-। तो HCl जो बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कोई तो करेगा भाई। तो आप सभी को, तो अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है, तो ये JEE मेन में आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दिस टाइप का एडवांस में भी पॉसिबल है ना? JEE मेन में भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो सिलेक्ट कर करके हमने लिए हुए हैं। तो यहां पे अब इसके बाद अब आपने देखा यहां ऐसा हुआ और यहां पे ये कन्वर्ट हो गया NH3+ में। तो ये आप दिमाग में सोच सकते हो। अब फिर ऑप्शन देखोगे, इधर जो है वो वैसा ही है सब कुछ। यहां पे इन दोनों में देखा जाए तो HCl यहां पे रिएक्शन करेगा, यहां पे नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस। तो इसका अवेलेबिलिटी क्या होगा? कम। तो रिएक्शन किसके साथ होगा? NH2 से। अब ऑप्शन हमने देखा, मान लो अब ऑप्शन देख तो लेनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन कई बार कंफ्यूज कर देते काफी। जैसे पहले ऑप्शन को देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में जो हमने सोचा है वो तो है ही, प्लस यहां पे भी रिएक्शन करा रखा है अलोंग विद दैट। अच्छा सॉरी, यहां पाई बॉन्ड भी है, तो यहां तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एरोमेटिक है और एरोमेटिक क्या होता है? हाईली स्टेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड में देखो बच्चों, सेकंड में अगेन NH2 के साथ रिएक्शन नहीं है उसके अलावा बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया। अब पता है एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन देख के हमेशा माइंड की एक आदत होती है कि ऑप्शन देखते ही उसका एक लॉजिक बनाना शुरू कर देता है। जैसे वहां पे आप देख सकते हो कि जब बेंजीन पे Cl आया तो हमें लग सकता है कि यार बेंजीन पे कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं बेंजीन पे ऑर्थो पैरा का कोई लोचा तो नहीं है। तो इसलिए ऑप्शंस पे पहले सीधा जंप नहीं करने का, ये आपके माइंड को क्या कर देगा? मैनिपुलेट। तो डोंट गेट, नेवर गेट मैनिपुलेटेड बाय द ऑप्शंस। पहले खुद एक बार जरूर दिमाग लगाओ। तो पहली चीज जो आपने टेक अवे जाना वो क्या जाना? ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट देन चेक द ऑप्शंस, है ना? ये अपने नोट्स में लिख लो, पॉइंट लिख लो एक, आज क्योंकि अप्रोच ही बताई जा रही है। ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, ये ओवरऑल ही हर सब्जेक्ट के लिए है ये। ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन चेक द ऑप्शन।
ठीक है। डायरेक्टली ऑप्शन कब चेक करना है? डायरेक्टली ऑप्शन तब चेक करना है अगर सवाल ऑप्शन बेस्ड ही हो। मान लो क्वेश्चन आया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन है वैसा कुछ, राइट? तो अगला पॉइंट लिखो, जंप ऑन टू द ऑप्शंस डायरेक्टली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पॉइंट्स जो है वो लिखिए, नोट्स बनाइए, सेम बातें हैं जो यहां पे आपके लिए भी हैं एप्लीकेबल। जंप ऑन डायरेक्टली टू द ऑप्शंस ओनली इफ द क्वेश्चन इज ऑप्शंस बेस्ड। डायरेक्टली टू द ऑप्शन इफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बेस्ड। है ही ऐसा कुछ कि ऑप्शन के बिना भाई मतलब काम ही नहीं चलेगा। तो ये अप्रोच आपको लगातार ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पे थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ध्यान से देखो, अलग तरीके से दिखा रखा है इसको। NH2.HCl है क्या? NH3+ और Cl-। यानी अंदाज कभी कभी थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन वही है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। लेकिन ऑप्शन देखोगे सीधा देखते तो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि पॉलीफंक्शनल आ गया ना यार, कहां पे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो अब अगला करके देखते हैं। अगला कोई बहुत टफ नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ समझिएगा। देखो भाई, अगले वाला मैं करा रहा हूं अभी आपको नहीं करना। अभी आप धीरे धीरे वार्म अप हो जाओगे। वैसे तो आप एग्जाम मोड में ही हो, लेकिन स्टिल देखो, अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई आप बेंजीन से तुम्हें बनाना है 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो पहले तो अपने को ये तो पता ही होना चाहिए ये। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन में नहीं देखूंगा तो कैसे करूंगा? तो एक क्वेश्चन प्योरली क्या हो गया? ऑप्शन बेस्ड। तो हर सवाल में अप्रोच अलग अलग रहता है। इसमें अब सीधा ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को। अब देखो, अगली बात, क्वेश्चन को हो सके तो मेंटली सॉल्व करो अगर आप क्वेश्चंस को फास्ट करना चाहते हो। जैसे जो भी अप्रोच मैं सिखाऊंगा, मेरे अलावा सर लोग जो बाकी भी सिखाएंगे, तो थोड़ा समझिए कि कैसे फास्ट कर सकते हो। अगर आप मास्टर से भी फास्ट कर पा रहे हो तो और भी बढ़िया। लेकिन इन जनरल स्टूडेंट का जो अप्रोच होता है इन जनरल वो थोड़ा स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द टीचर। तो अगर आपका मेथड फास्टर है तो बेस्ट है, कम है तो फास्ट कर लो। जैसे यहां पे मैं इस सवाल को कैसे करता हूं, मैं अपना मेथड बताता हूं। मैं सीधा दिमाग में ही सवाल को करना शुरू कर दूंगा, मैं पेन पहले चलाऊंगा ही नहीं। जैसे बेंजीन पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले Br2Al Br3। ये रिएक्शन कौन सा होता है? ब्रोमिनेशन। अब ये मैं दिमाग में सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? मैं पेन वेन नहीं चलाऊंगा कि पहला ऑप्शन पकड़ा उस पर लिखना शुरू किया। नहीं भाई, दिमाग में लिख दिया, खट से दिख गया कि ब्रोमीन आ गया बेंजीन पे। जितना दिमाग ज्यादा चलाओगे पेन उतना ही कम चलाना होगा। ये टिप नंबर 3 है, लिख लीजिए इस बात को। डोंट राइट मच, सॉल्व इन द माइंड। डोंट राइट मच, सॉल्व इन द माइंड। द मोर यू सॉल्व इन द माइंड, फास्टर यू विल डू द क्वेश्चन। ठीक है? इसको फुटबॉल के गेम से भी रिलेट कर सकते हैं कि बॉल जो है वो फास्टर अगर हम पास करते हैं तो गोल होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। तो अगर हम दिमाग चलाते हैं तो इट्स लाइक न्यूरॉन्स और सारी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी फास्ट होती है। तो दिमाग में सॉल्व करो। अब देखो, ब्रोमीन पहले आ गया। अब देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है? अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन वैसे ही गया। नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन से क्या आता है बच्चों? NO2। क्या आता है बोलो? अरे बोलो। NO2 आता है। तो ये बताओ हेलोजन के बारे में क्या याद है? कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थोपैरा। कैसा होता है? ऑर्थोपैरा होता है। तो पैरा पे अगर लगाओगे तो भाई दिक्कत यहीं पे फंस गई। हमें क्या चाहिए? मेटा। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा है, तो यही दिक्कत फंस गई। जब ये 1-4 पे आ गए तो गेम वहीं पे ही ओवर हो गया। तो यहां पे अपना ऑप्शन कौन सा वाला गया? फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही चला गया, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पे ब्रोमीन के बाद साइनाइड दिया हुआ है, NaCN। लॉजिकल सी बात है, डायरेक्टली साइनाइड आएगा ही नहीं कहीं पे। मतलब यहां पे देखो, साइनाइड यहां पे लगा के कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात, CN- एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहां पे अटैक नहीं करता
हैलाइड जो होता है, एराइल हैलाइड विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या तुम्हें याद है? यहां पे जब तक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा नहीं होगा तब तक ये हेलोजन नहीं रिप्लेस होगा। तो ये भी गलत हो गया है ना। तो बचा ही कौन सा ऑप्शन वैसे? तो फोर्थ बचा। तो बिना सॉल्व किए ही वैसे हो गया वो तो, लेकिन अब फोर्थ में करोगे तो पहले नाइट्रेशन होगा। तो इसमें आपको देखो दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो गई कि पहले नाइट्रेशन होगा, और NO2 जो ग्रुप होता है ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है बोलो? मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां पे मेटा पोजीशन पे क्या आएगा? ब्रोमीन। अब यहीं पे फिर यूज किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ये। पर पर्पस अभी समझो, आज के लेक्चर का पर्पस पूरा ऑर्गेनिक कराना नहीं है, आज एक मास्टर क्लास है। इसका पर्पस है आपको सिखाना कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, बिकॉज एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जब ऐसे सेशंस आपको खूब सारे मिलेंगे आगे सब्जेक्ट में शुरू से लेके एंड तक, तो आपकी अप्रोच और फाइन होती रहेगी। लेकिन क्लास के अलावा घर पे भी आप हर सब्जेक्ट में जब इस अप्रोच को इंप्रूव करोगे तो आपका स्कोर ड्रामेटिकली एनहेंस हो सकता है। यानी सिर्फ थ्योरी करने से या सवाल करते रहने से भी काम नहीं चलता। हमारी अप्रोच जो होती है सवालों को सॉल्व करने की, वो डिटरमाइन करती है कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करोगे या कितना बेटर करोगे। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग भी है, मान लो उसको अगर और स्ट्रांग करना है, मान लीजिए किसी में आपके 60-70 मार्क्स ऑलरेडी है, मान लीजिए बाय द वे, तो उसमें आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, यानी उस सवाल को और बेहतर अप्रोच से करना चाहिए। बहुत बार हमारे दिमाग में डाउट होता है ना, सर ऑलरेडी मेरा अच्छा है। अरे भाई अच्छा है तो क्या उसका कोई बेटर मेथड है सवाल को सॉल्व करने का? एक सवाल, अब इसी सवाल को कोई स्टूडेंट हो सकता है 1.5 मिनट में करे, कोई हो सकता है बच्चों 30 सेकंड में कर ले, खट से 15 सेकंड में कर ले। तो मैंने आपको अप्रोच मेरा बता दिया कि मैं ब्रेन में डायरेक्टली क्या करता, ब्रोमिनेशन किया, BR आया, फिर जो भी आया ब्रोमीन के बाद वो पैरा पे आया। हमें बनाना है मेटा पे, तो वो ऑप्शन सारे के सारे एंड हो गए सीधा ही, तो बचा कौन सा? फोर्थ। ऐसे करना होता है। चलो बच्चों, एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा, नेक्स्ट वन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे। हेलो शशांक, हाउ आर यू बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार आप देख तो लो, फिर करके मैं दिखाऊंगा अभी। अब देखो बच्चों, आप करते रहना, बाद में हो जाएगा सब। अभी मैं अप्रोच बता रहा था। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा अलग तरह का था, ये अगला क्वेश्चन कन्वर्जन की तरह का था। अगला क्वेश्चन मैचिंग लिस्ट टाइप का है, जिसमें दोनों तरफ अलग अलग। आजकल इस तरह के ट्रेंड में क्वेश्चन काफी है। एडवांस में इस तरह के मैट्रिक्स मैच के फॉर्म में आते हैं, और जेई मेन में कैसे आते हैं? सीधा मैचिंग लिस्ट, उसी का थोड़ा आसान वाला फॉर्म। तो यहां पे आपको देखो 4 रिएक्शन दे रखा है, ABCD। आपको देखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। अब इसमें जितना याद है काम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये सवाल एक तरह से मोर और लेस मेमोरी बेस्ड है, मतलब अगर याद है तो खट से सवाल हो गया। जैसे इसमें किसी को भी पकड़ लो, अब मैं सीधा कैसे अप्रोच करता, देखो यहां पे सबसे पहले मैं देख लेता एक बार, जैसे कोई भी याद आ जाए, BCD कुछ तो याद होगा, सारे याद है तो बेस्ट है। अब जैसे सीधा आप देख सकते हो बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाले में देखो एस्टर से क्या बन रहा है? अरे बोलो, एस्टर से एल्डिहाइड बनाने का विधि क्या होता है? डाइबल H। क्या होता है बच्चों? उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो यानी बी जो है इसका थर्ड आएगा क्या? अब चेक करो, बी का थर्ड ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन में कौन से में? थर्ड में। यानी ये सवाल इन द शॉर्टेस्ट टाइम हो गया। अब ठुल्लू स्टूडेंट क्या करेगा? ठुल्लू सारे करेगा, बाप का दादा का सबका बदला लेगा। A भी, B भी देखेगा, C भी देखेगा, D भी देखेगा, और फिर चेक करेगा। अरे भाई एक से भी कई बार काम हो जाएगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी। एडवांस में पता है ये चीजें कम चलती है, उसमें जुगाड़ जो होता है ना, सीधा देख के हो गया काम। अच्छा किसी और को देखते हैं, जैसे इसको देखो, C वाले को देखो, C वाले में बच्चों थर्ड से भी हो जाता है ये साइनाइड 2 एल्डिहाइड, और थर्ड के अलावा किससे हो जाता है? फोर्थ से भी।
कौन सा रिएक्शन होता है SnCl2 वाला? स्टीफंस रिडक्शन। बोलो सभी, अरे बोलो जोशीलो। हाँ, स्टीफंस रिडक्शन से हो जाता है। अब यानी अब ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल सी बात है दोनों वाला ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ इस तरह का कोई 3 और 4। तो अगर सी की बात करें तो सी वाला 4 जो है, और तो 4 किस में दिया हुआ है? ओनली एंड 3 में दिया हुआ है। डाइबल एच दूसरे से चला गया, तो अब यहां पे तो इससे डायरेक्टली सिर्फ इसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट ऐसे हम चारों जरूरी नहीं है सॉल्व करना हमको। यानी अगला टिप आपको क्या क्या पता लगा? सवाल को पार्शियली सॉल्व करके ऑप्शन चेक कर लेने से भी सवाल जल्दी हो सकता है। तो अगला की पॉइंट लिख लो, ये मतलब ओवरऑल सब जगह काम आएगा, नॉट जस्ट केमिस्ट्री। ठीक है, लिख लेना। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन पार्शियली एंड देन यू कैन देन मूव टू द ऑप्शन। ये लिख लो इस पॉइंट को, ट्राई द क्वेश्चन पार्शियली या सॉल्व द क्वेश्चन पार्शियली। ट्राई नहीं है ये, तो पार्शियली सॉल्व ही करना हो गया ना। सॉल्व द क्वेश्चन पार्शियली एंड देन चेक द ऑप्शन, ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अभी अपना पर्पस हर एक रिएजेंट को समझना नहीं है। आज तो अप्रोच का फंडा था, अलग अलग तरह के सवालों में क्या क्या रहता है। तो माइंड को, बच्चों में सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, आपको सभी को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पहले से ड्रास्टिकली कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है, तो आपको पुरानी पते या पुराना माइंडसेट, आपको अपना जो भी आपको वीक करता था उसको हटाना होगा कंप्लीटली। पुराने माइंडसेट को अगर आप मेंटेन रखोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप वहां से कुछ बेहतर करना चाहते हो तो पुराना माइंडसेट में आपको कंप्लीटली चेंज करना होगा, उसको बेटर करना होगा। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी, एवरीवन। बस देखो एक बार सवाल को, है ना, सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब मेरे को ही बताना है प्राइमरीली। देखो फंडा ऐसा है, सबसे पहले ये जो एल्काइन दिया हुआ है NaNH2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो सोडामाइड जो है वो क्या करता है। अब देखो ये क्वेश्चन में ये बताओ, पहले तो इस क्वेश्चन को देख के समझो, क्या इसमें सीधा हमें ऑप्शन को देखना है? कतई नहीं देखना है, ऑप्शन नुकसान कर देगा, परेशान हो जाओगे क्या क्या आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं देखना, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन है भाई। अब NaNH2 जो है अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। बेस को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? एसिड। तो यहां से वो H+ को निकालेगा और C पे क्या आएगा? माइनस। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलाइड। क्या बोलते हैं बोलो? एसिटिलाइड। जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके बाद आगे हमारे सामने ये दिया हुआ है, यहां पे OH है और यहां पे ब्रोमीन है। अब हमारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि ये जो माइनस है, या तो ये यहां पे अटैक करके किसको निकालेगा? ब्रोमीन को, या ये एज अ बेस किसको निकालेगा? H को। लेकिन आगे देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? H2PDC। ऑप्शन नहीं मतलब सॉरी, सीक्वेंस में H2PDC और इसके बाद क्या दिया हुआ है? CrO3। आप ही बताओ CrO3 क्या करता है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करने के लिए होना क्या चाहिए? अल्कोहल। अगर हमने अल्कोहल से H को निकाल डाला तो अल्कोहल तो बचेगा ही नहीं। यानी लॉजिकली अगर बात करें तो एक्चुअल में यहां से H निकालना ज्यादा फेवरेबल है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से, मतलब ऑप्शन के सीक्वेंस के हिसाब से कुछ नहीं होगा, तो हम चमत्कारी भी नहीं बन सकते। यानी देयर आर मेनी क्वेश्चंस कभी कभी जो कंसेप्चुअली सही नहीं होते, लेकिन हमें
सीक्वेंस को देख के समझना होता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। नहीं तो असल में आप खुद ही सोचो, या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन से किस पे जाना चाहिए? ऑक्सीजन। पर आप समझ रहे हो, लेकिन क्या करें, आगे सीक्वेंस वैसा दिया हुआ है। तो अगला की पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि हमें बहुत बार एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है। तो नॉट नेसेसरीली कि जो सही होगा वही एग्जामिनर ने पूछा होगा, नहीं। इवन जेईई एडवांस में भी ऐसा हो रखा है कि हमें एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव देख के हमें जवाब देना होता है। तो अगला की पॉइंट लिख लीजिए, ऑलवेज फोकस ऑन द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव। किस तरीके से उसने पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलवेज ऑलवेज थिंक विद एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। उनके हिसाब से सोचना बहुत जरूरी, नहीं तो वाट लग जाएगी अपनी। तो अब यहां पे ये इधर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। अब ये होने के बाद H2PDC जो है वो हमारा क्या करता है? इस ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करता है, पूरा रिड्यूस कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड से डबल पे रुकता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे रोकना है तो क्या यूज करते हैं बोलो? लिंडार्स या Na लिक्विड NH3। ये लेकिन बाद में आएगा, डोंट वरी, बट अप्रोच समझिए। इसके बाद CrO3 जो है वो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज। बच्चों ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? कीटोन। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फोर्थ। यस, तो 4 क्वेश्चन का आंसर इज 4। वही तो बताया था आपको, लिंडार्स। अगर लिंडार्स हो तो यहां पे सिस बन जाएगा ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं। Na लिक्विड NH3 होगा तो क्या बनेगा? ट्रांस। बस यही है। यस बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब क्वेश्चन आते ही कैटेगरी समझ जाओ। क्वेश्चन को देखते ही समझो कि भाई सीधा ऑप्शन पे जाना है या क्या करना है। देखते ही कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ भाई देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखना था, है ना। अच्छा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट का डाउट आया कि उसका प्रैक्टिकल है बच्चे का टेस्ट के टाइम पे। तो यार देखो, टेस्ट आप सारा दिन कभी भी दे सकते हो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो बाद में भी दे सकते हो, उस दिन शाम को आप। 5th में अगर बात करें बच्चों, तो देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये बताओ इसमें क्या हमें सीधा ऑप्शंस पे जाना है क्या? वेरी गुड। ऑप्शन पे जाने का कोई सेंस ही नहीं बैठता। रिएक्टेंट दिया है, रिएजेंट दिए, कराओ रिएक्शन। नीचे क्यों देख रहे हो? नीचे देखना, ऑप्शंस को देखना पाप ही की तरह है, क्योंकि वो आपको एकदम से मैनिपुलेट कर देंगे। वो आपको एकदम से बोलेंगे कि भाई ये कर लो, ये कर लो। ऑप्शंस के नहीं तो फिर आप ऑप्शंस के हिसाब से अपने माइंड को चेंज करोगे, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे सामने एल्कोहलिक NH3 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया है भाई, एल्कोहलिक NH3 क्या होगा? Cl हट के क्या आएगा बच्चों? हाँ, NH2 आएगा। अब इसके बाद तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हट के NH2 आएगा। अब यहां पे NaOH और Br2 दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन है? बड़ा फेमस रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या यहां से CO निकल जाएगा? वेरी गुड। अब उसके बाद Na2HCl क्या करता है? ये डाइजोटाइजेशन। NH2 हट के क्या आएगा? N2+। ये बताओ क्या ये स्टेबल होगा? तो N2 निकल के क्या आ जाएगा? OH। बस इतनी सी बात है। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? थर्ड आएगा, है ना। अच्छा, एक चीज मैं ऐसे आपको बता देता हूं अगेन, इसमें ऑप्शन, अब देखो गलतियां कितनी होती हैं जेईई मेन के पेपर में, कितनी, मतलब हद मचा रखी है एनटीए वालों ने, कितनी गलतियां करते हैं। अब इस कंसेप्चुअली अगर बात करें तो वैसे इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पर्सपेक्टिव की बात है। असल में देखा जाए जब डाइजोटाइजेशन होता है, N2 निकल के प्लस आता है, तो कैटायन क्या करता है? रीअरेंज। क्या करता है बच्चों? रीअरेंज। रीअरेंज करेगा तो यहां से यहां प्लस आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई भी दिया ही नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, क्या करें। तो इसलिए एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से सोचने वाली बात बहुत बड़ी हो गई है। यानी असल में
मतलब पॉइंट इज दैट कि अगर हम सही सोचें तो भी गलती हो सकती है कई बार। ये बहुत ऑकवर्ड बात है कि हम सही सोच रहे हैं, सब सही है, लेकिन क्वेश्चन ही सही नहीं है, तो क्या करें। तो इसलिए वही इसमें फंडा एग्जामिनर पर्सपेक्टिव वाला आगे ना रखा है, क्योंकि जो बच्चा यहां से, अब वो तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इवन इंस्ट्रक्शंस में ये बात लिखी होती है बहुत ही क्लियरली कि चूज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर, यानी सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है वो चुने। अब क्लोजेस्ट तो यही है, राइट। तो इसीलिए कई बार जैसे फॉर एग्जांपल अभी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हुए जो एक्चुअल में बोनस थे लेकिन दिए नहीं गए। द रीजन बीइंग, रीजन उसका वही हुआ है क्योंकि उसके अंदर एग्जामिनर पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो क्लोजेस्ट आंसर है वो दे दो। अब क्लोजेस्ट में तो कुछ भी आ सकता है ना ऐसे, तो वो हुआ है। तो चलो छोड़ो। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच हमने किया। अब जल्दी से नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। यस बच्चों, देखो अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें देखो लिखा हुआ है कौन सी रिएक्शन विल नॉट यील्ड प्रोपायोनिक एसिड। पहले तो प्रोपायोनिक समझ में आना चाहिए, प्रोपायोनिक क्या है। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, प्रोपेनोइक को ही अगर हम कॉमन नेम्स की टर्म्स में बात करें तो प्रोपायोनिक ही बोलते हैं, समझ रहे हो। जैसे ब्यूटेनोइक की बजाय क्या बोलते हैं उसको पता है आपको? ब्यूटायरिक, है ना, ब्यूटायरिक बोलते हैं उसको। और सिंगल कार्बन है तो क्या बोलते हैं? फॉर्मिक। और 2 कार्बन में क्या बोलते हैं? एसिटिक। 3 कार्बन में क्या बोलते हैं? प्रोपायोनिक। 4 कार्बन में हम क्या बोलते हैं? ब्यूटायरिक या ब्यूटेर, जो भी बोल दो उसको। तो पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है किसके अंदर ये जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है उसी को प्रोपायोनिक बोलते हैं, ये नहीं बनेगा। अब ये सवाल में बताओ क्या हमें सीधा ऑप्शन पे जंप करना है? अब देख लो, मतलब ये ऑप्शन बेस्ड ही है भाई, अब इसमें क्या करोगे बिना उसके? कुछ भी नहीं। नाउ द पॉइंट इज ऑप्शन देखते ही कैसे हमला। तो इसमें आई थिंक अपने को सारे ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं। और फिर अगर अब इसमें इत्तेफाक है कि आपने पहला पकड़ा और उसी में नहीं बना तो वो आपकी किस्मत। लेकिन हाँ, अगेन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द माइंड। अब इन द माइंड तभी होगा जब कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी। जैसे मैं थोड़ा अपना अप्रोच बताता हूं। जैसे कि इसको देखो आप, पहले वाले को देखो, फर्स्ट में आप इस रिएक्शन को देखो बच्चों, कौन सी रिएक्शन है? केनिसारो? नहीं। ये कौन सी है बोलो, किसी को पता? कौन बोलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कमेंट करके बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है पहले वाली। OI माइनस, आयोडोफॉर्म। कौन सी है? आयोडोफॉर्म। NaOI या KOI, हाइपो आयोडाइड आयन। कौन सी रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में क्या होता है? ये जो CH3 दिख रहा है ये हटके क्या आता है? CHI3। और वहां पे हमारा सोडियम या जो भी पोटेशियम एसिडेट बन जाता है। तो अगर ये दिमाग में नहीं कर सकते तो आपको लिखना पड़ेगा। तब आप ऐसे लिखोगे, यहां पे कुछ ऐसा, और ये जो CH3 है बच्चों, ये CH3 हटके क्या आएगा? CHI3। एंड यहां पे ऑक्सीडेशन होके ONA OK ऐसा कुछ बन जाएगा। फाइनली देखो क्या दिया हुआ है? H3O+, तो इसको क्या मिल जाएगा? OH। अब यही एक स्टूडेंट को लिख के देखना पड़ेगा और एक स्टूडेंट दिमाग में ही कर लेगा। तो निर्भर करता है कि आपके कंसेप्ट कितने पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है कि आप इसको पूरा कर सकते हो कि नहीं। तो पहले वाले में तो बन ही रहा है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में एक बार देख लो, आप भी देख लो अब थोड़ा सा। हाँ, अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में देख लो किसमें नहीं बनेगा। अगर हम देखें, हाँ 3 कार्बन ऑलरेडी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे प्रोपेनोइक की बजाय क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक। तो बस आंसर इज 4। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन अगले क्वेश्चन में नो जंपिंग ऑन द ऑप्शंस। आदत डालो अभी से, एक हमारी हैबिट बन जाती है पता है, बार बार जैसे ही ऑप्शन आते हैं एकदम से ऐसे, ये हैबिट से बचो, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सीधा हम देखने लग जाते हैं, नेवर डू इट। क्वेश्चन को देखो, समझो, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। देखो बेटा, अब इसके अप्रोच, पहली चीज ऑप्शन पे सीधा जंप नहीं करना है, ठीक है। अब एक एक करके समझना है सवाल को।
अगेन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दिया हुआ है। तो अगली एक चीज केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक का भी इंटरेस्टिंग बता ही देता हूं कि आजकल आपको दिख ही रहा है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी पॉलीफंक्शनल आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। एडवांस में तो आते ही थे, पर अब जेई मेन में भी, यानी एक ही कंपाउंड के अंदर मल्टीपल दिया हुआ है और किससे रिएक्शन करेगा किससे नहीं करेगा, दोनों में पहले किससे करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो लिख लो इस बात को इंपॉर्टेंट टॉपिक में, रिएक्शंस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। जहां पे भी मिले, वैसे तो यहां पे मिलेंगे आपको, अलोंग विद दैट जहां पे भी मौका मिले इस तरह के सवाल करने का, चौका लगा दीजिए। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स एडवांस में तो होता ही है, जेई मेन में भी लेकिन अब आता है। तो यहां पे देखो CH3MgBr की अगर हम बात करें, 2 यूनिट्स दिया हुआ है। ऑब्वियसली एक हमारा कीटोन पे रिएक्शन करेगा और एक हमारा किस पे करेगा, साइनाइड पे। बस आपको ये दोनों रिएक्शन करना आना चाहिए। इसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है, तो यहां पे बच्चों बेंजीन पे जब ये रिएक्शन होता है, कैसे होता है देखो, ये सब डिटेल में बाद में होगा, लेकिन यहां पे देखो O- है, हाइड्रोलिसिस के बाद OH बन जाएगा और यहां ग्रिग्नार्ड से मिलेगा CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा बच्चों। और यहां पे अगर हम देखें साइनाइड, साइनाइड में पहले C डबल बॉन्ड N आता है, इमाइन बनता है और CH3 आता है, और फिर हाइड्रोलिसिस होने के बाद कीटोन आता है। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, उस पर अभी अपन नहीं जा सकते। याद रखिए आज के लेक्चर का पर्पस ऑर्गेनिक सिखाना नहीं है, तो ये मत सोचिएगा जिसका ऑर्गेनिक कमजोर है सर मुझे समझ नहीं आ रहा। आज समझाने का पर्पस भी नहीं है, आज पर्पस है सवाल किस किस तरह के आते हैं, अप्रोच कैसे करना होता है, राइट। तो टुडे इज लाइक अ मिक्स्ड क्लास, मिक्स्ड है सब कुछ, लेकिन बाद में जो होंगी द क्लासेस फ्रॉम द मंडे दे विल बी इन द सीक्वेंस, राइट। तो ये हो गया जी। अच्छा और क्या है, क्या दिया हुआ इसमें, H2SO4 हीट। ये बताओ H2SO4 हीट क्या करता है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दारू में से पानी निकालता है। तो यहां पे पानी निकालोगे तो यहां पे H2O निकल के प्लस आएगा, क्या वो रीअरेंज करेगा, करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास क्या होगा, रेजोनेंस, तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा बस। तो फिर आप ऑप्शन चेक कर लोगे, है ना, आंसर क्या आएगा बेटा 1। अब यहीं पे आप ऑप्शन सीधा देखने लग जाओ तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, लेकिन यहां पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली देखो कि 2 यूनिट दिया है ग्रिग्नार्ड का, तो एक यहां गया और एक वहां गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑप्शन देख लोगे खट से कंफ्यूजन आ जाएगा, अरे भाई एक तरह से आपके माइंड में बहुत सारा डेटा चलना चालू हो जाएगा और सारा फंस जाओगे। नेक्स्ट पे चलो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अगेन आप देखते ही समझ सकते हो कि ऑप्शन का कोई रोल नहीं है डायरेक्टली इस सवाल में, सीधा फिनॉल का इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन है। एक स्टूडेंट ने पूछा है ऑनलाइन में कि साइनाइड ने पूरा पूरा ग्रिग्नार्ड ने मतलब साइनाइड को ही क्यों नहीं कर दिया रिएक्शन। भाई साइनाइड भी था तो साइनाइड में पूरा दोनों यूनिट वहीं क्यों नहीं लग गए। यस बताओ, पिछले क्वेश्चन में साइनाइड ने पूरा यहीं पे क्यों नहीं किया। देखो रीजन बहुत सिंपल है, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड का कितना मोल लगता है, 1। वैसे तो खैर ये बाद की बात है, लेकिन अभी भी अपन बात कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड को इफेक्टिवली हम R- मान सकते हैं। जब वो यहां अटैक करता है तो C ट्रिपल बॉन्ड N से C डबल बॉन्ड N बनता है बच्चों, एंड इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है। यानी यहां पे दोबारा से ग्रिग्नार्ड अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यानी अब ये खुद क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, तो इस पे दोबारा से माइनस नहीं आता है। तो ग्रिग्नार्ड साइनाइड के साथ कितना रिएक्शन करता है, 1 मोल। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इट्स अ
डिसेंट डाउट, गुड डाउट। चलो 8वें का देखो, अब तुम करना शुरू कर सकते हो। देखो भाई, हो गया? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा अभी कर रहे हो, चलो कर लो, लेकिन सही करो। अच्छा एक और बहुत ही अमेजिंग हैक आपको बताता हूं, जिससे आप अपने स्कोर्स को ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकते हो। वो है सवालों को डीप में सॉल्व करना, आराम से समझना, आराम से सॉल्व करना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले किसी भी कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए हमें सवाल को बहुत समझ के हौले हौले करना होता है। यानी हो सकता है वही सवाल एग्जाम में आप 1 मिनट में कर लो, अभी आप उस पर आराम से 8 मिनट लगाओ, या 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट लगाओ। उससे क्या होता है, आप ओवरऑल फील समझ पाते हो। अभी जो समय बिताओगे आप, फाइनली यही समय आपका फाइनली बचेगा, राइट? तो शुरू में टाइम बाउंड कभी नहीं करना चाहिए, शुरू में सवालों को समझ समझ के ढंग से करना चाहिए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। बाद में स्पीड विल ऑटोमेटिकली कम, ऑटोमेटिकली। जैसे इस सवाल को देखो, फिनॉल दिया है, उसके सामने जो भी दिया है नेचुरली दोनों में रिएक्शन होगा। साथ में K2CO3 दिया है और एसीटोन दिया है। बोला है मैकेनिज्म SN2 होगा। पहली चीज आप देख सकते हो, यहां पे एसीटोन दिया बच्चों। एसीटोन सॉल्वेंट कैसा होता है, किसी को याद है? पोलर अप्रोटिक। कैसा होता है? हाँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो SN2 वैसे भी फेवर करता है, पर इसने बता ही दिया। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? फिनॉल। कौन है भाई? फिनॉल। तो फिनॉल यहां न्यूक्लियोफाइल है। पहली चीज K2CO3 इज स्लाइटली बेसिक, तो वो फिनॉल को हल्का सा डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड। तो यहां पे अपने सामने आ गया PHO माइनस। अब बेटा देखो, यहां पे हमारे सामने है कुछ ऐसा। माइनस को जिंदगी में क्या चाहिए होता? बोलो बोलो सभी, भूल तो नहीं गए? माइनस से माइनस तो नहीं बन गए? माइनस को क्या चाहिए होता? बोलो। वेरी गुड। अब यहां पे प्लस इधर है, तो नेचुरली वो यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। एज सिंपल एज दैट। ये माहौल बनाया गया है आपको भड़काने के लिए, ठीक है? तो बहुत बार आपको परेशान करने के लिए वो पॉलीफंक्शनल दे देगा कि भाई इससे कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि वो यहां अटैक करे और ये इधर चला जाए। तो इसलिए ऑप्शंस के चक्कर में नहीं पड़ने का, क्योंकि ये यहां क्यों जाएगा? यहां कोई कार्बोकेटायन थोड़ी ना बन रहा है। साफ साफ मेंशन्ड है कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? SN2। SN2 में कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए उसने कंफ्यूजन खत्म कर दिया कि यहां पे अटैक होगा और यहां पे क्या बनेगा? OPH यानी O बेंजीन। क्या रहा भाई इसमें आंसर? बोलो 4। तो ये सवाल एज सच बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहीं पे इसी में ऑप्शंस देख के डाउट आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन अच्छे अच्छे बना रखे हैं। ऑप्शन में देखो, जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों, वो रीअरेंज वाला भी दे रखा है। समझ रहे हो? तो जो बच्चे ऑप्शंस पे जाएंगे वो गलती कर सकते हैं। बाकी यहां पे SN2 नहीं देते तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। अब साफ SN2 दे दिया तो दिक्कत खत्म हो गई। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा एक और बात, यहां पे फिनॉल का हाइड्रोजन H और वहां से ब्रोमीन निकलेगा तो क्या बनेगा? HBr। HBr को न्यूट्रलाइज कौन करेगा बच्चों? K2CO3, ताकि इक्विलिब्रियम किधर जाए? फॉरवर्ड में। नहीं तो एसिड जो होता है वो क्या करता है? एसिडिक मीडियम में हमारा जो ईथर होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल। तो ईथर वहां पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड में जा सकती है। तो ईथर को स्टेबलाइज रखने के लिए फाइनली मीडियम कौन सा लिया हुआ है? बेसिक। तो ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें। नहीं तो यही छोटी छोटी बातें हमें एग्जाम में डाउटफुल कर देती है। एसीटोन क्या करेगा? K2CO3 क्या करेगा? उसने रिएक्शन। हमें एक और डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। वो डाउट ये आता है कि सर सॉल्वेंट जो होता है वो कब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कब नहीं? इसमें डाउट बहुत बार होता है ना ऐसा? पर यार आप खुद देखो, यहां पे सॉल्वेंट एसीटोन है। एसीटोन यहां पे करेगा क्या? एसीटोन का यहां पे डायरेक्टली कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। एसीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, लेकिन एसीटोन का यहां कोई ऐसा रोल नहीं है। उसके अलावा K2CO3 जो है वो भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एक एक फंडा क्लियर, नहीं तो फंस जाओगे।
मेन में भी एडवांस में भी, दोनों में। चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड सवाल है, लेकिन इससे पहले समझना है कि रिएक्टिविटी में रिएक्शन है कौन सी। अगर रिएक्शन कौन सी है ये पता लग गया तभी तो रेट के बारे में बात करोगे। तो आप पहले तो रिएक्शन को समझिए, अगर याद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही अभी। अच्छा, 8th का 2 किसी किसी ने किया था क्या तुम में से? क्योंकि ऑनलाइन में तो गलती की कई बच्चों ने। सही किया तुमने? है अच्छा अच्छा, यस। 9th का क्या आएगा बोलो? देखो सबसे पहले ये तो क्लियरली ऑप्शन बेस्ड सवाल है, लेकिन उससे पहले रिएक्टिविटी जब कंपैरिजन करना है तो यहां रिएक्शन कौन सी है। तो यहां पे लिखा हुआ है एसीटेट इन एसिटिक एसिड, है ना। तो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, यानी रिएक्शन एक तरह से क्या हो गई, सॉल्वोलाइसिस। क्या होगी बेटा? सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, SN1। क्या होता है SN1? SN1 यानी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन यानी हेलोजन निकालोगे प्लस लगाओगे और उसके बाद स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि पहले वाला सबसे स्टेबल है, प्लस जो घूमेगा, घूम के जब नीचे जाएगा तो वो सबसे स्टेबल आएगा। तो सब में आपको केटायन का स्टेबिलिटी से सवाल आपका हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसके जो बीच वाले क्वेश्चन है दैट यू विल डू, मैं इसका आंसर बता देता हूं, है ना। जैसे 9th का मैंने बता दिया आपको, क्या बताया 1। 10th का मैं बता देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा फिजिकल इनऑर्गेनिक का भी ओवरव्यू आपको बताना है। तो अप्रोच तो फंडामेंटली ये 2-4 ही हैं जो बताई थी आपको। 10th क्वेश्चन है, नेमिंग का है, इसका आंसर है बच्चों 3rd। 10th का 3rd है, घर पे कर लेना। 11th का आंसर है 4। 11th का आंसर है 4। 12th का है 2। 12th का है 2। अब ये लास्ट वाले जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एडवांस्ड वाले क्वेश्चन है। तो पहली चीज, लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जेईई मेन एंड एडवांस। यहां पे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट भी हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं एक बार। 12 में देखो हो क्या रहा है। 12th में बेसिकली आपको 5 रिएक्शन एक साथ दे दिया, बस। असल में सवाल बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपको 5 रिएक्शन आती है तो। एनिलीन जो है सबसे पहले इसका रिएक्शन क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी क्या किया उसका असाइलेशन। असाइलेशन के बाद अब देखो KbRO3 HBr, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन बेसिक मीडियम में जब होता है तो वो क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और उस प्रोसेस में ब्रोमीन के वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं, जिसमें वन ऑफ दैट इज KbRO3। तो ये अपने को नॉर्मली पता नहीं होता बहुत बार कि सिंपली हो सकता है आपको हाइपोब्रोमाइड आयन ना देके, KOBr ना देके आपको KbRO3 दे दे, ये उसी का वेरिएशन है। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा कौन सी पोजीशन पे, पैरा। तो बच्चों पहले आया NHCOCH3, फिर पैरा पे क्या आएगा, ब्रोमीन। हाइड्रोलिसिस किया तो ये जो COCH3 इसको रास्ते से हटा देंगे। इवन क्लास में ये चीज बताई भी गई थी कि यहां पे एनिलीन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, पहले पार्शियली एक्टिवेशन उसकी कम की जाती है और फिर उस प्रोटेक्शन को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अब उसके बाद NaNO2HCl। अब देखो मान लो पिछले वाला नहीं भी आता है, अगले वाले ऑप्शन से काम हो जाएगा, क्योंकि NaNO2HCl तभी काम करेगा जब हमारे पास क्या होगा, NH2। क्या होगा बच्चों? हाँ, तो अपने को दिख ही गया कि इससे पिछले में ये हट गया होगा। इसीलिए एक हैक आपको बताना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि जब बहुत सारे रिएजेंट हो ना, हम देख के घबरा जाते हैं बहुत बार, अरे भाई इतने सारे रिएजेंट कैसे होगा। भाई बहुत हाई चांसेस है कि एक आधा हमें याद नहीं हो, लेकिन आगे वाला रिएजेंट देखे, पहले कौन सा बना था वो पता लग जाता है।
अब आप ही देखो NaNO2HCl यानी डाइएज़ोटाइजेशन बच्चों होता किसमें है? NH2। यानी इससे पहले पता ही लग गया कि हाइड्रोलिसिस अगर आपको नहीं भी आता था तो भी NH2 वहां बनेगा ही बेंजीन पे, फिर N2+ आएगा और वहीं पे क्या आएगा? ब्रोमीन। यानी ये बताओ इस सवाल में क्या ही था? बिल्कुल डायरेक्ट सवाल थे। इवन जेईई एडवांस में भी मैं आपको बता दूं तो बहुत ही डीप और कंसेप्चुअल सवाल जो है वो कम आते हैं। जैसे ये सवाल सिर्फ लेंदी है, टफ कहां है? सारे बस एक एक करके अलग अलग रिएक्शन है। ये मान लो 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, बस थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा वो भी। असल लंबा क्वेश्चन देखना है तो फिर 13वां देखो आप। 13 में अगर आप चेक करोगे बच्चों तो यहां पे हर एक ऑप्शन में, लिस्ट 1 में देखो तो हर एक में 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4-4 ऑप्शन नहीं, 4-4 रिएजेंट। तो आप देख सकते हो सवाल असल में कोई भी रिएजेंट ऊट पटांग नहीं है बच्चों। ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ सिलेबस आता है, कुछ भी पूछ लेता है। लेकिन आप देखिए सवालों में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सारे रिएजेंट डाइबल H, HCl, NaBH4, H2SO4, ओजोनोलाइसिस, LaH, NaBH4, बच्चों सारे रिएजेंट नॉर्मल हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि कुछ भी पूछ लेगा वो रैंडम ऑर्गेनिक में। यानी आप देख रहे हो कि सारे ऑप्शंस, सारे रिएजेंट सब नॉर्मल है। लेकिन हुआ क्या इस सवाल में? छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। अगर इसी में पहला ही सवाल देखना आप, सिर्फ मान लो आपसे ये पूछा जाता, अब देखना आप एडवांस को थोड़ा डिकोड करते हैं हम लोग। मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये वाला, और यहां पे मान लो सिंपली पूछा डाइबल H, बताओ क्या होगा? जिंदगी बहुत ही आसान लगेगी कि ये है और डाइबल H है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे अब देखो कैसे सवाल बिल्ड होता है। डाइबल H के बाद आप दे दिया, चलो ठीक है भाई ये तो था ही, अब HCl और डाल दो। डाइबल H क्या करेगा, किसी को याद है क्या? साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? CHO। किस में करेगा? CHO। अब बच्चों दिया इसमें HCl। HCl जो होगा वो इस ईथर का हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस करके बच्चों यहां बन जाएगा CHO। अब जिसको सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, वो खट से इस चीज को कर लेगा और एवरेज स्टूडेंट इसको सोचता ही रह जाएगा, उसको याद ही नहीं आएगा इसमें क्या होता है। वैसे क्लास में बहुत कॉमनली कराया जाता है कि जब ऐसा आएगा, इवन शॉर्टकट भी बताया जाता है कि इस पॉइंट पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा दो। अब ये सेकंड हो गया। इसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है कि चलो ठीक है इससे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा, एडवांस है भाई, NaBH4 दे दिया। अब NaBH4 अगर दे दिया तो क्या करेगा? NaBH4 रिडक्शन करेगा। और फिर उसके बाद फोर्थ जो क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H+, फिर वो क्या करेगा? और फिर अपने को ऑप्शन चेक करना होगा किससे वो मैच कर रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इंडिविजुअली ये सवाल इतना टफ नहीं है। मान लो इतना ही पूछते, ध्यान रखिए यहां तक अभी जेईई मेन में आ जाता है, एडवांस में यही कितने आ गए? 4 होके इतने रिएजेंट्स एक साथ देके 15-16, आदमी का दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है नॉर्मली। जिसको लेकिन आईआईटी में जाना है उसका नहीं होता, उसको तो करना है दिमाग खराब दुनिया का, है ना। तो वो यहां पे ऐसे सवाल को देख के खुश होता है, मजा आता है उसे, ये बहुत बढ़िया, और दो तुम 10 और डाल दो, क्या दिक्कत है? खटखट याद होने चाहिए इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो इसीलिए आप समझिए कि एडवांस्ड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बड़े बड़े सवाल आते हैं, ये असल में छोटे छोटे, रियल में छोटे छोटे सवालों का कंपाइलेशन होता है एक तरह से। अब इसमें देखो, इसमें भी हो सकता है, इस सवाल में भी, कि कोई एक ही सॉल्व करके बाकी सारा काम हो जाए। जैसे ऑप्शन यहां दिए हुए ना, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक ही सॉल्व करके बाकी सब भी हो जाए। तो जो स्टूडेंट, आप समझना कैसे डराते हैं, जो स्टूडेंट देखते डर जाएगा वो हो सकता है इसको देखते ही छोड़ दे
कि यार इतने सारे दिए हुए हैं, शायद मेरे से कोई ना कोई तो भूल ही जाऊंगा। लेकिन हो सकता है जो स्टूडेंट करेजियस है, जिसमें हिम्मत है, वो हो सकता है इसमें कोई पकड़े सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे छोटा अगर देखो बच्चों, तो कौन से वाला है? फोर्थ। देखो सभी, कौन से वाला है? फोर्थ। फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, चेक करो सभी। हाँ भाई बताओ। हाँ हाँ, LH दोनों तरफ क्या बना देगा? एल्कोहल। और फिर H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन टाइप से करेंगे, मतलब H2O निकल के और फिर साइक्लाइजेशन हो सकता है, वो अलग चीज है। पर पॉइंट इज दैट ये सबसे छोटा है। आप इसे, हो सकता है इसी से ऑप्शन में देख के काम बन जाए। जैसे इसमें मान लो, अब इसका मैं वैसे आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 13 वाले का 4। बच्चों चेक कर लो, 13 वाले का क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में अब देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड जो है इसका PSU आंसर दिया हुआ है। PS सेकंड वाले का PSU। सवाल में पता पूछा क्या था बच्चों? सवाल में पूछा हुआ है कि रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट भी पूछ रखा है कि बीच में अगर बना हुआ हो तो इस तरीके से किसी एक से मैच हो रहा है। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। तो एक और पॉइंट आपको अगेन इसमें पता कौन सी कैटेगरी आ गई? सॉल्विंग द क्वेश्चन पार्शियली कैन ऑल्सो गेट यू द फुल नंबर। ये भी उसी कैटेगरी में तो है। हो सकता है इसमें पहले दो ऑप्शन देखे, सेकंड वाले को चेक किया, हो गया काम। अब इसमें आपका थोड़ा लक तो फैक्टर है कि मान लीजिए आपने इत्तेफाक से पहले सेकंड पे ही चले गए और वही मैच कर गया तो हो गया काम। तो ये बात है। तो एडवांस्ड में आप फंडा समझिए, दे नॉर्मली मेक द क्वेश्चन बिग इन जनरल, और वो आपका स्टेमिना चेक करते हैं, आपका करेज चेक करते हैं। लेकिन इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक के सारे आने चाहिए। आप देखना एक भी चीज बहुत टफ नहीं पूछी है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार हम सोचते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे, जैसे ये एल्कीन है और एल्कीन के सामने कुछ अजीब सा रिएजेंट दे देगा 9BBN या कुछ भी SiA2BH, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। या मान लो B2H6 की बजाय आपको दे देगा B2D6 दे देगा, यहां पे D2O2 दे देगा और यहां पे दे देगा OD-। अब यहां पे ये ड्यूटीरियम 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 आ गए, अब इसका क्या असर पड़ेगा यहां? ऐसे सवाल रेयरली आते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी एक ही रिएक्शन को बहुत ही गहराई में पूछने के चांसेस क्या होते हैं? कम। नहीं तो हमें क्या लगता है हम एक ही रिएक्शन में पूर्ण रूप से घुस जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं। आप ऑप्शन आप देख लो, अप्रोच आगे देख लो बच्चों, आगे क्वेश्चन देख लो आप। इन जनरल डीप क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसे देखो 14 क्वेश्चन जो है इसमें क्या है? कन्वर्जन है। और ऑप्शन में क्या रिएजेंट है? 15 में देखो बच्चों, एक बार सिर्फ देखो इसको, सवाल को सिर्फ क्या है? रिएजेंट्स, रिएजेंट, रिएजेंट, रिएक्शन दे रखी है बहुत सारी। तो आई थिंक एडवांस्ड में, ऑर्गेनिक में आप समझ गए कि बहुत बड़ी चीज ये है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस को डीप में करना ही नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा नहीं है। आपको बस याद होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या करता है, और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को करना है। तो एडवांस्ड लिख लो, JEE एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अस्त्र शस्त्र है सबसे बड़ा, JEE एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें लिख लो रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स and their functions on tips। अगला पॉइंट क्या है?
सॉल्व बिग क्वेश्चंस, सॉल्व बिग क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व बिग क्वेश्चंस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएजेंट्स, सॉल्व बिग क्वेश्चंस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, बस ऑर्गेनिक का मामला डन है। सारी चीजें छोटी छोटी, ये KOH क्या करेगा, डाइबल H क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, और बस इनके मिक्स्ड वाले, और जो मिक्स्ड के अलावा आएंगे डायरेक्ट वाले वो तो आसान ही होंगे, बल्कि थोड़े। घबराहट किनसे होती है? इन बड़े सवालों से होती है ना। हाँ, तो अब हाँ, मैं काम करता हूं, इनका तुम्हें आंसर बता देता हूं। 12th का आंसर बता दिया मैंने, 12th का 2 है बेटा, 13 का बता दिया, 13 का 4 है, ठीक है। 14 का भी बता देता हूं, 14 का आएगा 1, 14 का आएगा 1। 15 जो है, ये 15 जो है मल्टीपल करेक्ट है, 15 जो है मल्टीपल करेक्ट है, और इसका जो है वो क्या है, 1 and 3, 1 and 3, ठीक है, ओके। अब बच्चों अपन अब थोड़ी देर बात करेंगे, विल टॉक अबाउट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। क्वेश्चंस की जो अप्रोच आने वाली है और जो सब ये फंडे सब जगह ही एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट ऑर्गेनिक, जो मैंने इससे पहले बताया ना आपको, ये सारी बातें सब जगह ही एप्लीकेबल है मोर और लेस। ये कब हमें ऑप्शन पे जाना है, कैसे अप्रोच हमें देखना है, सवाल को दिमाग में करें, नॉट जस्ट पेन चलाते रहें, ये हैबिट डालनी होगी, इंप्रूवमेंट आएगा बहुत अच्छा। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होता है कि जब सवाल सॉल्व करते हैं ना नॉर्मली कहीं से भी, तो हम नॉर्मली एंड तक नहीं करते, यानी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करते। लिख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री, इसके 2-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्स है, वो दे देता हूं। जो ध्यान रखता है वेल एंड गुड, जो नहीं रखता है वो सही कर ले। फिजिकल केमिस्ट्री, पहला है सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड, सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड। ठीक है, अगली चीज ये है, नेवर यूज कैलकुलेटर, नेवर यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो होता है वो आपके दिमाग को नेचुरली आपकी हैबिट हो जाती है, क्योंकि देखो कैलकुलेटर यूज करने का मतलब अब आपको पता ही है, मैंने बात बता दी, अब इसमें मैं डिटेल में आपको 4 बार बताऊं क्या नुकसान क्या फायदा, नुकसान ही है, तो बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है ना। आप समझदार हो, आपके ब्रेन को स्लो ही करता है ये। दूसरी चीज, अगला पॉइंट लिख लो, यूज हैक्स फॉर कैलकुलेशन, यूज हैक्स फॉर कैलकुलेशन such as approximation and remembering key values, such as approximation and remembering key values। जैसे HC बाय लैम्डा है, तो अगर अपने को पहले से ही HC का पता है कि भाई 2 × 10⁻25 है, तो खट से काम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली तो उतना ही होता है। आप इसी में मान लीजिए पूरा का पूरा स्टूडेंट बार बार कर रहा है 6.634 × 10⁻34 और उसको फिर मल्टीप्लाई, भाई ये तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। सिमिलरली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में भी डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स कुछ चीजें क्या होती हैं जो आर की वैल्यू होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बार बार अगर आप उसको लिखोगे 0.0821 तो ऐसे, हाँ, तो इट विल बिकम ईजियर। अगर उसकी बजाय आप उसको फ्रैक्शन में लिख दोगे तो देयर आर वेज, रास्ते होते हैं, किसी को पता होते हैं किसी को नहीं पता होते। क्या 1/12
हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूं, ये चीजें जो होती हैं, जो ये फंडे होते हैं, इससे क्या होता है, इट विल बिकम मच इजियर, कैलकुलेशन आसान हो जाती है बहुत। और पता है ऐसा बहुत रेयर होता है कि सवाल में ऑप्शंस बहुत ही इतने क्लोज आ गए कि भाई फंसी गए। एक और चीज आपको बताता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार चारों ऑप्शन जो होते हैं ना, उनमें काफी वेरिएशन होता है, तो कैलकुलेशन आप पूरी नहीं भी करते, मतलब दिमाग में आप अप्रोक्सीमेट कर करके खट से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लो आपका आंसर आ रहा है 42.5, तो ऑप्शन हो सकता है एक 40 के आसपास आए, एक हो सकता है 400 आए, एक हो सकता है 0.4 आए, तो आपका जो वैल्यू के अप्रोक्सीमेट में आ रहा है उससे काम हो जाएगा। इट हैपन्स मेनी टाइम्स कि 10 के मल्टीपल का डिफरेंस होता है, नॉट जस्ट सिंपली एक 40 है, एक 45.6 है, एक 48 है, ऐसा कम होता है। तो इस तरह के भी फंडे होते हैं। दूसरी चीज फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि अपने अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे कि क्लास 11 के पार्ट्स की अगर बात करें, जैसे कि अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल हो गया, जहां तक जेईई मेन की बात है, सवाल बहुत लेंदी नहीं आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आजकल एजर्शन रीजन में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये पॉइंट एक नया निकल के आ रहा है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल से आने लग गए हैं, लेकिन हाँ बहुत डीप भी नहीं होते, तो इसलिए सिर्फ न्यूमेरिकल से भी काम नहीं चलेगा, अपने को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। कई क्वेश्चन आ जाएंगे उस तरह के, एजर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और अगर हमें रीजन ठीक से नहीं पता तो वो सवाल सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो आज के टाइम में ओवरऑल ही बात है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री ओनली, ओवरऑल आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर कॉमनली आस्क्ड इन जेईई मेन। कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर कॉमनली आस्क्ड इन जेईई मेन, आजकल बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इससे काफी स्कोर आपका डाउन या अप हो सकता है ना। तो फिजिकल में जैसे आपका क्लास 11 का भी पार्ट है, क्लास 12 का भी पार्ट है, दोनों ही पार्ट्स में इट्स मेनली अबाउट द प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आप सभी जानते हो। लेकिन उसको समझने के लिए, जैसे कि सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने की बजाय आप थोड़े अच्छे सवाल जितने करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप सभी जानते हो कि थर्मो जो होता है अपना, थर्मो के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उनके बड़े सवालों को करने की कोशिश करोगे और पूरा डिटेल कैलकुलेशन करोगे तो आपकी एबिलिटी छोटे सवाल करने की बहुत फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें भी नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया, या उसी को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमने रिलेट कर दिया, डेल्टा जी और के में जो रिलेशन होता है उससे रिलेट कर दिया। कुछ पार्ट है जैसे सरफेस वगैरह जो प्योरली थ्योरेटिकली होता है। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन जब आता है तो आप सभी जानते हो मेनली किस चीज से आता है, या तो हमारा डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आता है, या जो अपने यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है, क्रिस्टल लेटिस जो है उनसे क्वेश्चन आता है, प्राइमरीली इनसे आता है। रेडियस रेशियो से कम आता है, एडवांस में आता है। एडवांस में खास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन से वाला है, वॉइड वाला, रेडियस रेशियो वाला, वहां पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पैकिंग कौन सी रहेगी उसके हिसाब से क्या रहेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट वहीं पे जेईई मेन में रिलेटिवली क्या होता है, आसान। अगर हम रियल गैसेस की बात करें, आजकल देखो जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, रियल गैसेस और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, ग्राफ्स जो हैं, ये हमेशा ही बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पहले मेनली क्वेश्चन किससे आता था, बोर थ्योरी से आता था, मेनली पहले वाले पार्ट से ज्यादा आता था, डिब्रॉय वेवलेंथ से और पहले वाले पार्ट से ज्यादा आता था। आजकल जो सेकेंडरी पार्ट है उससे ज्यादा आता है। आइडियल गैस की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है अपना, रियल गैस। रियल गैस इक्वेशन, और उसके अलावा अपना कौन सा पार्ट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड ऑल। और यहीं पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल तो ट्रेंड थोड़े थोड़े टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, कन्वेंशनल टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आजकल कई सारे, जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रो पार्ट वाला पार्ट हो गया और थर्मो, ये अपना इक्विलिब्रियम हो गया, मिक्स होके क्वेश्चंस काफी आते हैं।
आयनिक इक्विलिब्रियम को काफी मिक्स कर देते हैं। तो एडवांस में तो खास तौर पे काफी मिक्स्ड होके क्वेश्चन आते हैं, इवन जेई मेन में भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये पॉइंट लिख लेना, सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ब्रैकेट में लिख लो बिग क्वेश्चंस, चुन्नू चुन्नू क्वेश्चंस नहीं, सब्जेक्टिव में बड़े बड़े क्वेश्चंस आप जरूर करिए। जितने लेंथी क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसमें आरई वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, जेई एडवांस के पीवाई की तो है ही। और ये सब करने से पता है, मैं बता रहा हूं जो प्योरली जेई मेन पे भी फोकस कर रहे हैं ना बच्चे, वो भी इसको जरूर करें। किसको करें? एडवांस्ड के पीवाई क्यू को। और आरई वाले क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े फौलादी क्वेश्चन होते हैं। उसमें तो इवन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें फिजिकल का पार्ट आता है। क्वेश्चन पूरा बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन, उसमें पहले क्या आता है, क्वेश्चन में कंबशन होता है कि कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया नहीं हुआ, ये कॉमन था उसके अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, हीट किया हुआ है, कंबशन किया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना पड़ रहा था, इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो उससे हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकलेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। और उसके बेसिस पे फिर नीचे दिया होता है कि इसने लुकास टेस्ट पॉजिटिव दिया हुआ है, इसने ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। यानी पहले पार्ट हमेशा किसका आता है, फिजिकल का। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते थे वो इस तरह के मिक्स होके। इवन फिजिक्स में भी, मैथ्स के मुझे मिले नहीं आरई के पुराने, लेकिन जो ये बुक्स थी जीआर बटला पब्लिकेशंस की जो रहती है, उनमें होते हैं क्वेश्चंस आरई के नॉर्मली। उधर ये जैसे पी बहादुर जो बुक होती थी अपनी ये फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते थे इस तरह के। उसके अलावा एक जीआरबी पब्लिकेशंस में ही आती थी, उनमें आरई के क्वेश्चंस मिल जाते थे सब्जेक्टिव वाले। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के पता है मल्टीपल बेनिफिट है बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्जेक्टिव जैसा ही तो हो गया, क्या ही डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो फिजिकल इज ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, दैट्स द की। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में अपना जो पार्ट है, एक तो आता है जो मैं बोलता हूं पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन। पीरियोडिक केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों, ये आपका इनऑर्गेनिक का लगभग 50% पार्ट तीनों में हो जाता है, जेई मेन की बात करें तो। यानी जिसको इनऑर्गेनिक से डर लगता है कि रटने का है, तो भाई ये 3 पार्ट तो बहुत कंसेप्चुअल है, इस 3 पार्ट को कर लो तो आपका 50% काम हो गया। अगली बात, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, ऑक्सी एसिड्स में परऑक्सी लिंकेज है या सल्फर सल्फर लिंकेज है, नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन है मान लो, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे किसमें होते हैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। तो ब्लॉक केमिस्ट्री का भी काफी हिस्सा, खासतौर पे स्ट्रक्चर बेस्ड जो होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग से कवर हो जाता है काफी कुछ। सॉल्ट का एडवांस में ज्यादा रोल है, अभी बताऊंगा। अभी मैं जेई मेन की बात कर रहा हूं। सॉल्ट से क्वेश्चन जेई मेन में कम आता है, बहुत ही रेयर आता है। हाँ अच्छा अच्छा, एक ही आया होगा ना, हाँ नहीं हुआ तुमसे, ओ कोई नहीं, ठीक है, जो कर पाए उससे खुश रहो, है ना। तो अब बाकी 50% जो हिस्सा बचा बच्चों, वो मेनली कौन सा बचा, ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी इज द किंग एंड मोर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी सीधा हम पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करोगे, लिख लिख कर देखोगे, की पॉइंट्स को काम हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। एलोट्रॉप्स से रिलेटेड हो गया, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स, सल्फर के एलोट्रॉप्स, कौन सी फॉर्म सबसे मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है फास्फोरस की। मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी में खास तौर पे ओर्स, एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली इससे ही बन जाता है, कौन सा ओर है भाई जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसी। या उनके जो प्रोसेस होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, प्योरिफिकेशन के, किसमें कौन सा प्रोसेस लगता है। एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन थोड़े, सबसे अच्छा पार्ट वैसे वही है,
लेकिन उससे क्वेश्चन यहां पे मेन में थोड़े कम बनते हैं, लिटरली ज्यादातर क्वेश्चन मेटलर्जी में इससे हो जाते हैं। पर अब कसर क्यों छोड़ना, अब तो सारा करना पड़ेगा, करना चाहिए आपको। तो ब्लॉक केमिस्ट्री को डील करने के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करनी है, लेकिन सवालों की हेल्प से। ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पकड़े, एनसीईआरटी का थोड़ा सा पढ़ा पोर्शन और क्वेश्चन कर लिए, एक फास्ट रीडिंग लिया एनसीईआरटी का, फास्ट रीडिंग लेने के बाद क्वेश्चन खटखट करने चालू। अब फास्ट रीडिंग में क्या होगा, कुछ पार्ट पे अटक रहे होगे तो छोड़ दोगे, थोड़ा आगे निकल जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो या तो सवाल हो जाएगा या अटक जाओगे, अटक जाओगे तो थ्योरी को रेफर करो और एनसीईआरटी को डायरेक्टली देखो, उसमें की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, है ना। तो इनऑर्गेनिक में कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट है इनऑर्गेनिक में, ये अभी जेईई मेन का बता रहा हूं, कौन सा पार्ट, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, 50% मार्क्स इससे डन है। बाकी जो पार्ट है अपना ब्लॉक केमिस्ट्री प्लस मेटलर्जी, एनवायरो भी इसमें लगा लो तो लगा लो, वो 50% है। एनवायरमेंटल, ब्लॉक केमिस्ट्री और हाइड्रोजन भी इसी में आ गया। मतलब इसके लिए प्राइमरीली क्या हो करना है, एनसीईआरटी। अगला लिख लीजिए, हाईलाइट की पॉइंट्स इन एनसीईआरटी, हाईलाइट की पॉइंट्स इन एनसीईआरटी। उसके बाद फास्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी देन सॉल्व क्वेश्चंस, फास्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी देन सॉल्व क्वेश्चंस। अगला पॉइंट लिख लो, व्हेन स्टक इन क्वेश्चन कीप रेफरिंग एनसीईआरटी, व्हेन स्टक कीप रेफरिंग एनसीईआरटी। कहीं पे अगर अटक जाओगे तो आप एनसीईआरटी को बार बार रेफर करोगे तो बोरिंग कभी नहीं होगा, कवर भी हो जाएगा काम। पूरा पढ़ने रटने की कोशिश करोगे, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगला पॉइंट लिखो, राइट की पॉइंट्स, राइट की पॉइंट्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स, ये ओवरऑल सभी के लिए है, नॉट जस्ट इनऑर्गेनिक। ब्रैकेट में लिख लो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपने अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो अभी भी मौका है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ये अपने को बहुत हेल्प करता है, पता है। पूरा चैप्टर कुछ गिने चुने पेजेस में समराइज हो जाता है बच्चों, राइट। तो अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, बातें नहीं बच्चों, टाइम होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे ये ब्लॉक वगैरह है, इसमें मेनली क्वेश्चन बहुत बार स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं, बहुत ही कॉमनली ऑक्सी एसिड्स, एलोट्रॉप्स, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही हो जाएंगे। बचता क्या है, रिएक्शन वाला पार्ट। इसके अंदर जो रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कम आते हैं। काफी रिएक्शंस हैं लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन रिएक्शंस को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि देयर आर वेज, रिएक्शन कई तरह की होती है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर आप पहचान जाओ कि कौन कब क्या करता है तो रिएक्शन आपको याद रखने में, ये मान लीजिए सिर्फ 20% याद रखनी पड़ेगी, बाकी सब याद हो जाएगा। लिख लिख करके देखो। तो अगला लिखो, राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड all the inorganic reactions, write down and understand all the inorganic reactions. क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे अगर आप उसमें ऑब्जर्व करो ना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्शन को ऑब्जर्व करो कि उसमें हो क्या रहा है, देन यू विल रिमेंबर कि चेंज क्या हो रहा है। जैसे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं इन जनरल काफ़ी कॉमन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेटल्स हैं इनका फिक्स होता है कि ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो अगर तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये किस में जंप करेगा आपको पता लग जाएगा। अगर ये पता लग गया तो काम हो गया। यानी हर रिएक्शन को या कैटेगरी को समझने की चाबी होती है, उस चाबी से खोलना है उसको, राइट। अच्छा बच्चों, तो ये बातें हैं। अब अगर बात करें एडवांस्ड,
एडवांस में एज सच डायरेक्टली पीरियोडिक से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। एडवांस्ड में मेनली वो क्या करता है, वो एक पैसेज टाइप से या मल्टीपल कंसेप्ट से क्वेश्चन डालता है मिक्स्ड करके। खास तौर पे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिएक्शंस का एंड सॉल्ट एनालिसिस का। तो जेईई एडवांस के लिए लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड सॉल्ट एनालिसिस। इनसे मिक्स करके क्वेश्चन बनता है, और इसमें वो केमिकल बॉन्डिंग या उसको भी मिक्स कर सकता है कई बार कि भाई ये रिएक्शन हो रही है, इसमें बन रहा है ए, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, इसका शेप ये है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। अब मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बेसिस पे कुछ पहले पता लगेगा कि ये कौन है। कोई कलर का पीपीटी आ रहा होगा, उससे आपको आयन पता लग जाएगा। तो इस तरह के मिक्स कंसेप्ट, यानी इनऑर्गेनिक के लिए, एडवांस्ड के लिए सॉल्व मोर एंड मोर मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस। लिख लो, सॉल्व मोर एंड मोर मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस। सॉल्व मोर एंड मोर मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, लेकिन अगेन इसमें भी छोटे छोटे की कंसेप्ट अपने को सारे आने चाहिए। अगली बात, इसमें भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है। जैसे इनऑर्गेनिक में कई बार बहुत ज्यादा भी होती है, कितनी रिएक्शन कर लो, बुक्स को आप ऐसे ही पढ़ोगे तो हजारों रिएक्शन मिल जाएगी, सारा नहीं करना होता। दूसरा, कुछ क्वेश्चन अगर रॉ फॉर्म में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से कई बार स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है, और कोऑर्डिनेशन से भी स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मेटलर्जी के प्रोसेस से भी कई बार स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हाँ, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा, बाकी पार्ट कैसा आएगा, मिक्स होके। इनऑर्गेनिक का यही क्रक्स है ना। तो लिख लो अगला, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर्स। मेनली स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज्यादा आता है। केमिकल बॉन्डिंग में मेनली क्वेश्चन किससे आता है, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में मतलब वही शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। और दूसरा अपना एमओटी में जो पैरामैग्नेटिज्म और ये वाला जो पार्ट रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, कौन सी है, मैग्नेटिक मोमेंट, इस सब से आता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अगेन स्ट्रक्चर यानी शेप, हाइब्रिडाइजेशन ये सब आ जाता है। और खास तौर पे वो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इस सब से मैट्रिक्स मैच भी आ सकता है। प्लस उसके लिए स्पेशलिटी जो बड़ा इसको प्यार है जिस चीज से, वो है आइसोमेरिज्म। किसका आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन में। ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, कितने बनेंगे, इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है, समझ रहे हो। तो एडवांस्ड में ये जो अगेन कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग है, अराउंड ये मान लो इनऑर्गेनिक का 20-30% तो इससे काम हो जाएगा आपका, इनऑर्गेनिक का। लेकिन ये मान लीजिए 50-60% पार्ट जो है वो बाकी सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट और रिएक्शंस को मिक्स करके। इट्स ऑल अबाउट डूइंग मोर एंड मोर दोज क्वेश्चंस, राइट। अगली बात, आपको यहां पे जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है, तो उसको तो आप कर ही लेना, वो तो मतलब पहला प्रायोरिटी है आपका, वो करना ही है, along with PYQ। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कर लो, पहली प्रायोरिटी तो यही है जो आपको दिया जा रहा है। along with that अगर आपको ज्यादा करना है तो आप सभी, अब बुक्स की अगर बात करें, कई बच्चे अलग से आते हैं, तो मैं बता ही देता हूं, मेरी किताब जो है उसका अपडेटेड एडिशन आ गया है, अपडेटेड, जिसमें सोल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन सोल्यूशन पे सीधा जंप मत करना, बस ये बोल रहा हूं। और अगेन बोलूंगा कि उसको तभी लेना जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है, सिर्फ ला के रख देने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर उसके बाद भी आपकी चाहत बचे, वैसे तो इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरी किताब है उसका नाम है मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसको 2-3 साल की मेहनत से बनाया था, और यू विल लव इट। उसमें 2 लेवल्स हैं, नियोफाइट लेवल है, एक लेवल है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो जो लेवल है उसमें खास तौर पे जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक, उनमें इतने मिक्स कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, भरमार है। अगली बात, उसमें 99% क्वेश्चन रेलेवेंट है, 1% तो हमें भी थोड़ा मसाला डालना पड़ा, लेकिन 99% क्वेश्चंस विद इन द सिलेबस है। इसी पर्पस से ही किताब को बनाया था
नहीं तो बुक्स तो पहले भी अवेलेबल थी अच्छी खासी। MS चौहान सर वाली कितनी पॉपुलर किताब है, राइट? लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन तो सारे काफी अच्छे हैं उसमें, लेकिन इशू क्या है, लगभग ये मान लो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा 30% के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जो एडवांस मतलब इन द सेंस सिलेबस के नहीं है वो। अब दिक्कत वहां स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फंस जाती है। मान लो वो कौन सा छोड़े कौन सा करे, वो तो सारे ही करने लग जाएगा, और अगर वो ऐसे क्वेश्चन में फंस गया तो उसको लगेगा यार मैं ही ठुल्लू, मुझे नहीं आता, तो ये गलत हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम है। तो अगर इस किताब मास्टर प्रॉब्लम्स के बाद भी आपकी चाहत है कि उसमें भी करना है, तो मैं आपको टिक करा दूंगा अलग से भी, जो भी बच्चा अलग से आ जाना आई विल हेल्प देम। पर फर्स्टली पहला प्रायोरिटी ये, फिर मास्टर प्रॉब्लम्स एंड देन सर वाली किताब, अगर आप ऑर्गेनिक में उस लेवल तक पहुंच पाए। वैसे तो इतना बहुत है क्योंकि इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिजिकल इनऑर्गेनिक में कोई भी एक अच्छी किताब, कोई भी एक पकड़ सकते हो। जैसे कि फिजिकल में RC मुखर्जी रहती है, या अपनी P बहादुर, या आपको कोई भी N अवस्थी, या इनमें से कोई भी एक जो आपको सही लगे। पर बड़े क्वेश्चन जरूर, मैंने कई बार देखा है, मैंने बहुत डीप में, देखो हमने जब पढ़ा था खुद ने, तो हमने मेनली वही सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन किए थे, और उससे बहुत अच्छी अप्रोच। RC मुखर्जी में वही क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और P बहादुर में भी थे। अब इनमें कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे हैं करंटली मैंने उतना रिव्यू किया नहीं है, राइट? लेकिन स्टिल आप देख सकते हो, आप एक बार खुद देखना, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं, क्योंकि ट्रेंड भी चल जाता है कई बार। तो आप किसी एक को, लेकिन किसी एक को चुनना बस। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में भी ऐसे किसी एक को, लेकिन याद रखिए इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी यही बहुत बड़ी दिक्कत है बुक्स में, कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही टॉपिक ही नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं, एक अपना फिजिकल केमिस्ट्री में रहता है, उससे क्वेश्चन लगभग नेग्लिजिबल आते हैं। कौन सा? इडियोमेट्री से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं? नेग्लिजिबल। इस तरह के तेरा वेरियस टॉपिक्स। जैसे उसके अलावा मैं आपको बताता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे अपना फ्लोराइड आयन का एनालिसिस है सॉल्ट में, वो क्लियरली जेईई एडवांस के सिलेबस में मेंशन्ड है, एक्सक्लूडिंग दैट, साफ साफ दिया हुआ है। लेकिन यहां पे भाई सब कराया जाएगा और क्वेश्चन भी देंगे, तो इसीलिए वी हैव टू बी सेलेक्टिव। हमको ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। जो यहां का मटेरियल है, जो भी आपको बताया है, वहां तक तो सब सही है, लेकिन उसके अलावा आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी चीज में तो अपना समय नहीं बिता दिया जिसको आना ही नहीं है। उल्टा जब आपको वो नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन होगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी एवरीवन, तो भाई बात इतनी सी है। आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ आज अप्रोच काफी कुछ बता दिया है। आई थिंक आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा। अब आप एक काम करिए, आप घर जाके पढ़िए और काम शुरू करिए, अपना टेस्ट की तैयारी करिए बढ़िया से, है ना? बाकी मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का एक अलग से कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ, उनके कुछ डाउट्स है, आप लोग जा सकते हैं, है ना? मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों? ओके।